गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं विद्युत में देखेंगे। सबसे पहले अब क्या बात करते हैं, हम आवेश की बात करते हैं। आखिर आवेश होता क्या है, आवेश क्या है भाई? तो आवेश जो है, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, मतलब पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। आवेश समझ में आ गया। समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और असमान मतलब प्लस माइनस, ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को। समझ में आ गया। इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है ना। 1 कूलम बराबर 6 प्रोडक्ट 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 प्रोडक्ट 10⁻19, ये ऋणात्मक में होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हर कोई जानता है कि जो क्वांटम का सिद्धांत है उससे हमें मिलता है Q = Ne ± Ne। Q जो है कुल आवेश है, यहाँ पे N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेश कहने का मतलब हो गया कि I = ये जो आवेश दर मतलब समय, और क्या आवेश, समझ में आया। आवेश के प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इस तरीक़ा से याद रखना है। आवेश = क्या हो जाएगा, सिंपल फंडा, विद्युत धारा = हो जाएगा आवेश अपन समय, मतलब I = Q/T। SI मात्रक इसका एम्पियर होता है साइंटिस्ट के नाम पे। बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए एम्पियर तक तो देख लिए, लेकिन देखिए ये साइंटिस्ट के नाम पे था, लेकिन हमको पूरा पकड़ना है। तो ये देखिए आवेश का जो मात्रक होता है कूलम होता है, और इसका जो होता है टाइम का सेकंड हो जाएगा। यही चीज़ लिखा गया यहाँ पर, कूलम पर सेकंड, एक जनरल जो मात्रक होता है। अब देखिए 1 मिली एम्पियर = कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻⁶ होता है। समझ में आया। ये छोटा से छोटा मात्रक होता है, तो ये चीज़ पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। देखिए विद्युत धारा को किससे मापते हैं भाई, एमीटर के द्वारा। ये रहेगा आपको हमेशा, इधर प्लस उधर माइनस रहेगा। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। एमीटर किस में जुड़ता है, एमीटर जो है हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। श्रेणी क्रम मतलब डायरेक्ट जो ऐड होता है। समझ में आया। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध बहुत कम होते हैं। समझ में आया, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब देखिए विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। मतलब अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है इधर, तो इलेक्ट्रॉन उधर से अपोजिट प्रवाहित होगा, मतलब ऐसे करके। समझ में आ रहा है। देखिए क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। याद रखिएगा, धनावेशों का प्रवाह। इस तरीक़ा से अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या है दोस्त, तो विभवांतर है एकांक भी विभवांतर, मतलब एकांक आवेश में एक बिंदु से, मतलब एक बिंदु से दूसरा बिंदु, ये होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में किया गया कार्य को, यहाँ से यहाँ तक जो आवेश को पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य आवेश को ले जाने में किया गया जो कार्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे इसका मात्रक वोल्ट होता है। एक और मात्रक हो जाएगा इसका, देखिए सिंपल हम बात करते हैं इसका मात्रक, तो वर्क होता है। वर्क मतलब W मतलब वर्क का SI मात्रक जूल होता है। और ये हर कोई जानता है कि ये जो चार्ज है इसका मात्रक कूलम होता है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया है, 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलम होता है। ये देखिए जब 1 कूलम के आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करता है तो विभवांतर कहलाता है। सिंपल आप समझ चुके होंगे। अब देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है, एक होता है वोल्ट विभवांतर, एक होता है वोल्ट मीटर।
तो विभवांतर के मापने वाले यंत्र को ही क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होता है। प्रतिरोध मतलब रुकावट है, प्रतिरोध मतलब रोकना। जब भी करंट फ्लो होता है प्रतिरोध करेगा मतलब रोक रहा है। तो इसमें क्या होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है वोल्टमीटर में। इसे हमेशा इसीलिए पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा किस में जोड़ा जाता है, पार्श्वक्रम में। चलिए, वोल्टमीटर का प्रतीक आप देख सकते हैं इस तरीक़ा से। सेल क्या है, एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर तरफ की जाते हैं। विद्युत परिपथ में समानता उपयोग होने वाले कुछ अवयव के प्रतीक। देखिए आप देख रहे हैं, एक परिपथ में जो भी यूज होता है कोई चीज़, उसमें क्या क्या होते हैं एक परिपथ में। तो ये सेल आपको दिख रहा होगा, ये होगा। और बहुत सारे सेलों का संयोजन को ही हम बैटरी बोलते हैं। सेल अगर मिला देंगे बहुत सारा तक बैटरी बन जाता है। तो इस तरीक़ा से इसमें मिलाया गया है, देख सकते हैं। खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, खुला है तो ऐसे रहेगा, बंद कर देंगे इसमें डॉट लग जाएगा अंदर। अब देखिए तार संधि, जब हम लोग तार जोड़ते हैं तो इसका चिन्ह ऐसे होता है। बिना संधि के तार जब क्रॉस करा देते हैं तो ऐसा होता है। जब बल्ब जलता है तो ऐसा होता है। प्रतिरोध हर कोई जानता है कि प्रतिरोध का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध। प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, ये देख सकता है आपको इस तरीक़ा से होता है। एमीटर आप देख सकते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। समझ में आ गया, ये दोनों आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, ओम का नियम। ओम का नियम मतलब मेरा खुद का नियम। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, मान लो किसी विद्युत परिपथ में, मतलब एक विद्युत परिपथ है, मान लेते हैं विद्युत परिपथ है, ठीक है, विद्युत परिपथ है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस तरीक़ा से। और इसमें क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में तार के दो सिरों, मान लो तार के दो सिरे मान लेते हैं ए और बी। किसी विद्युत परिपथ में तार के दो सिरों के बीच का विभवांतर, इन दोनों के जो बीच का विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जो प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समझ में आया। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट का, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा गया है यहाँ पर। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये। और जब इसको प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या होता है, आर आ जाता है, फिर आर आई, मतलब सिंपल ऐसे बोलते हैं भी इक्वल टू आई आर। ओम का नियम होता है ये, ठीक है दोस्त। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं इसके बीच जो ग्राफ होता है, आर एक नियतांक होता है, इसे तार का प्रतिरोध भी कहते हैं। अब देख सकते हैं धारा इधर हो गया, इधर विभवांतर हो गया, तो भी ये सीधा रेखा जाएगा, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। चलो प्रतिरोध क्या होता है बाबू, प्रतिरोध यह एक चालक का गुण है, ठीक है, जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा को ही रोक देता है, विरोध करता है, रोकता है, वही बात हुआ। इसका सही मात्रक ओम होता है। ओम एक ग्रीक वर्ड है, ऐसे करके हम इसको दिखाते हैं। ओम देखिए, हम बात की कि भी इक्वल टू आई आर, लेकिन हमको यहाँ से रेजिस्टेंस ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा, भी अपॉन आई हो जाएगा। तो एसआई मात्रक की बात कर दी जाए, एसआई मात्रक इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, इसका करंट का क्या हो जाएगा, एम्पीयर। ये आपके सामने ये लिखा गया है, यहाँ पर यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसी को प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। सिंपल फंडा है, इसी चीज़ को डिफाइन किया गया है। अब देख सकते हैं धारा नियंत्रक, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। मतलब परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जो जिस भी यंत्र का उपयोग किया जाता है वो धारा नियंत्रक कहलाता है। अब इसमें देखिए ये कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है क्या क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए पहला तो ये कंडीशन होता है कि चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ जैसे हम अब पढ़ाए हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली
आर डायरेक्ट पहले से बता दे रहे हैं। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो ये बोल रहा है, मतलब चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्युत्क्रमानुपाती किसका? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? रेजिस्टेंस। और ताप के समानुपाती होता है, ताप का पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करती है। और जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आर इक्वल टू ये आ जाएगा, रो इसको बोलते हैं, अपॉन ए, ये आ जाता है। तो इस तरीका से बोल सकते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, मतलब रेजिस्टिविटी। समझ में आ गया होगा। चलिए SI मात्रक ओम मीटर होता है। देखिए SI मात्रक कैसे हम पता करेंगे। हम अभी जाने कि R इक्वल टू मेरा हो रहा है रो एल अपॉन ए हो रहा है, लेकिन हमको ये चाहिए रो, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो देखिए इसका ई ओम हो जाएगा और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का मीटर, तो एक से एक ख़त्म हो जाएगा, तो ओम मीटर आ गया। सिंपल यही चीज़ दिया गया है यहाँ पर। SI मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित हो जाती है। प्रतिरोधकता जो है ये और एल पे से नहीं बदलता है, लेकिन तापमान से बदल जाएगा। धातु और मिश्र धातु का प्रतिरोधकता परिसर जो होता है 10⁻⁸ से 10⁻6 ओम होता है, ये याद रखिएगा, ओम मीटर। देखिए मिश्र धातु का प्रतिरोधकता मतलब ये रेसिस्टिविटी उनकी अवयवी धातु का अपेक्षाकृत अधिक होता है। मिश्र धातु का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्ति में होता है। अब देखिए तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संरचना के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोधकता क्या होता है? कम होता है। समझ में आया? जैसे बिजली में लगाया जाता है, एल्युमिनियम लगाया जाता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा कम किस में होगा? चांदी में, लेकिन चांदी लगाएंगे तो उखाड़ के ले जाएगा सब, इसलिए किसका लगाया जाता है? एल्युमिनियम का लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है कि यहाँ देखिए कुंजी है, बैटरी है और करंट। इसमें देखिए श्रेणी क्रम में एक बात याद रखिएगा कि धारा जो होता है सेम होता है। इसमें धारा, विद्युत धारा सेम होता है, याद रखना, मतलब I, लेकिन विभवांतर इसमें बदलता है भाई, ये याद रखना है। अब इसमें देखिए रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, इसमें वोल्ट मीटर लगाया गया है। करंट इसमें फ्लो हो रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ से करंट आया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होता है और इधर से निगेटिव टर्मिनल तक आता है। देख रहे हैं इसमें क्या कर रहा है कि जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन को क्या बोलते हैं? वही श्रेणी क्रम। ये सब कुछ एस मतलब सीरीज जोड़ दिया गया है। देखिए प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है, ये याद रखना है। एकदम करंट सेम होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है? थोड़ा अलग होता है। अब देख सकते हैं इसमें अब देखते हैं, तो इसमें हम ये बात करते हैं कि हमने भी जस्ट बताया कि इसमें विद्युत धारा सेम होता है, लेकिन ये विभवांतर जो होता है ये क्या होता है? सेम नहीं होता है। तो इसी तरीक़ा से करंट सेम है तो उसको नहीं लेंगे, विभवांतर को लेंगे। V = V1 + V2 + V3। V1 = इसमें IR1, V2 = हो जाएगा IR2 हो जाएगा, V3 = IR3 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो IR1 + IR2 + IR3 हो जाएगा। इस तरीक़ा से I जब है इसमें विद्युत धारा सेम होता है, इसको कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर लिए, समझ में आ रहा होगा। और कॉमन जैसे ही किए हम, ये V1 + V2 + V3 का मान हम अभी पहले ही माने थे,
यहाँ भी, तो भी रख लेंगे, यहाँ भी रख लिए, भी इक्वल टू वाई आर हो जाएगा और आई कॉमन हो गया इधर से, और आई से आई कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू का हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीक़ा से हम कहेंगे। तो ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसमें ये देखना आता, एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। कहने का मतलब अगर 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, तो एक इसमें सीरीज में 3 से जो भी आएगा आंसर बड़ा आएगा, क्योंकि आप ऐड करोगे, तो यही कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट, पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोध। पार्श्वक्रम आप देख सकते हैं किस तरीका से संयोजित किया गया। हमने इसमें क्या बताया कि विभवांतर जो होता है सेम होता है, लेकिन करंट जो होता है इसमें डिफरेंट होता है। समझ में आया? देखिए ये रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर लगाया गया है, कुंजी है, मीटर है, धारा यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब देखिए इसमें हमने क्या बताया कि करंट डिफरेंट होता है, तो करंट को I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कर लिए। अब V इक्वल टू IR हर कोई जानता है, लेकिन हमको इसमें करंट में करना है ना, तो करंट V बटा R हो जाएगा। अब देखो इसका I की जगह V बटा R और I1 के V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस R3। अब देखो V भी कॉमन कर लेंगे, इधर से V और इधर से V, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, ऐसे रहेगा ना जी। और यहाँ से भी कट गया, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा मेरा 1/R इक्वल टू, यहाँ पैरेलल आप बोल सकते हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एकल तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। ये तो समझ ही रहे हैं आप। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन के लाभ। श्रेणी क्रम देखिए भाई, श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाते हैं तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। जैसे घर में क्या होता है कि श्रेणी क्रम नहीं जोड़ते, पार्श्वक्रम में। श्रेणी क्रम में अगर होता तो एक जगह का लाइन कटा तो हर जगह लाइन कट जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए उसको पार्श्वक्रम में रखा जाता है। अलग अलग अवयव को अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है इसमें, तथा यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। समझ में आ गया? पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। पार्श्वक्रम में क्या होता है, पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में ज़्यादा होता है। चलिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा इक्वल टू होता है पावर इनटू समय, यानी H इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये होता है। समझ में आया? और आप देखे होंगे कि P इक्वल टू, हमने जब पहले ही पढ़ाया है कि P इक्वल टू VI होता है, तो इसकी जगह लिखा गया T। अब देखिए P इक्वल टू V इक्वल टू IR कर दिया, तो IR, ये V की जगह जब पहले से IT है जी, और इसकी जगह हम I और R लिखेंगे, तो ये एक ये 2 हो जाएगा, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। और H जो है यहाँ ऊष्मा ऊर्जा है, इस तरीक़ा से। अतः उत्पन्न ऊष्मा I स्क्वायर RT हो जाएगा। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार देखिए क्या क्या होता है। किसी प्रतिरोध में तत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि H जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली I का स्क्वायर हो गया, फिर H जो हुआ रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और T का। ये तीनों बात कर रहा है इसमें। अभी पहले हम देखें, हम प्रतिरोध के समानुपाती हुआ, अभी जस्ट देखें विद्युत धारा के होने वाली समय के समानुपाती हो गया। अभी तीनों देखें हम। अभी तापन, प्रवाह, हीटर, प्रेस आदि की वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है ना। देखिए, विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग के रूप में उत्सर्जित होती है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन में जैसे ही हम करंट देते हैं वो लाल हो जाता है,
क्योंकि इसमें यह उच्च तापमान पर उपचायित नहीं होता। गलनांक इसका कितना होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। और बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, पता होगा आप लोग के, जिसमें तंतु की आयु की वृद्धि होती है। अब P=VI भी हम जस्ट देखे थे, ये आप समझ रहे होंगे। P=VI और V फिर से IR रखेंगे तो IR ये हो जाएगा आपका I²R, और I की जगह रखना है तो V/R कर लेंगे। तो इसका जब स्क्वायर था तो इस सब का होल स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर। अब समझ में आया यहाँ वाला, लेकिन पहले से एक और R है, ये वाला R, तो ये से एक R, एक से एक R ख़त्म, तो V/V² रहेगा और ये R बचेगा। समझ रहे होंगे आप, थोड़ा देख लीजिएगा। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है 1 वाट, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलो वाट होता है, याद रखना। शॉर्टकट में किलो वाट घंटा, H मतलब आवर, घंटा। तो 1 किलो वाट = 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट होती है। तो आप इस तरीक़ा से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ये प्रूफ कर देंगे, ये आप समझ रहे हैं। 1 किलो बराबर 1000 हो गया, और वाट को चेंज कीजिए और आवर को चेंज कर लिए 16 × 60, इस तरीक़ा से आपका ये मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उससे, और लाइक शेयर दबा के कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।